नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के डे 30 में आपका। टॉपिक आज का WHO और साथ में ICJ हमको डिस्कस करना है। आज के डे 30 में 20 क्वेश्चन इसके 21 क्वेश्चन हम इसके देखेंगे। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चर्चा में टॉपिक्स रहते ही हैं। कोरोना के कारण WHO चर्चा में रहा, लास्ट ईयर्स में ICJ भी चर्चा में रहा, अक्सर बना रहता है। तो प्रश्न जीके टाइप के यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, जल्दी हो जाएगा सेशन। 9 प्रश्न करंट अफेयर के हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय बोर्ड के चेयरमैन के पद पर किस देश के प्रतिनिधि का स्थान ग्रहण किया? ये लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान का। उन्होंने हिरोकी नाकातानी का स्थान ग्रहण किया। पहले जापान का इसमें वो था, एशिया का प्रतिनिधित्व करने के क्रम में जापान का, और उसके बाद में अब ये उन्होंने जब सीट छोड़ी है तो इन्होंने स्थान ग्रहण किया। बेसिक प्रश्न पे भी हम आएंगे आगे। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की 3 अंगों में से कौन सा शामिल नहीं है? WHO के 3 अंग हैं, 194 सदस्य देश हैं। उसका पहला अंग है सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की असेंबली। दूसरा है असेंबली द्वारा चुने गए 34 व्यक्तियों का प्रबंध बोर्ड, जिसकी चर्चा अभी हमने की पिछले क्वेश्चन में, उसी कारण से ये प्रश्न भी मैंने सेट किया। और तीसरा है सचिवालय। अनुसंधान संगठन उसमें कोई नहीं है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कोई उसमें नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये अंगों में शामिल नहीं है। बाकी ये 3 चीजें यहां पर दी है। पोस्टमार्टम करके पढ़िए किसी चीज का, जब आपके सामने आए तो आप उसको बिल्कुल चीर फाड़ डालिए, बुक को नहीं, लैपटॉप और मोबाइल को भी नहीं, टैबलेट को पटक मत दीजिएगा, क्वेश्चंस को, टॉपिक को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस रोग की सूची की सूची से बाहर किया गया भारत को? ये बात है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो किसको बाहर किया गया है ये आपको बताना है। तो बताइए, भारत को बाहर किया गया यानी कि ये रोग भारत में समाप्त हो गया है, पूछा ये जा रहा है। क्वेश्चन बनाने का अलग अलग तरीका होता है, पूछा बस यही जा रहा है कि ये रोग भारत में समाप्त हो गया। वो वाला रोग आप बता दीजिए कौन सा रोग है। तो कौन सा रोग है, किस रोग को से बाहर कर दिया गया है? पोलियो भी समाप्त नहीं हुआ है, पोलियो अभी समाप्त नहीं हुआ है, पोलियो का उन्मूलन अभी नहीं हो पाया है। चेचक का क्या हुआ है? तो चेचक का भी अभी नहीं हो पाया है। भारत डेंगू से बाहर हो गया। ये सब जिम्मेदारी इसी की होती है। तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा डेंगू, डेंगू से बाहर हो गया है। ठीक है, तो 1967 की बात है। चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की 65% थी, लेकिन धीरे धीरे ये मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे ये सब कंट्रोल हुआ है, कम हुआ है। पोलियो भारत में खूब ज्यादा संख्या, 2014 में भारत को एंडेमिक सूची से बाहर रखा गया, लेकिन अभी बिल्कुल बाहर नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है, भारत को किस सूची से बाहर किया जा चुका है, तो ये डेंगू हो जाएगा, डेंगू में वो नहीं है। बाकी कोई इंफॉर्मेशन होगा तो बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। तो विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट जो है, अब कई लोग इसमें सोच रहे होंगे कितना बढ़िया प्रश्न मिल गया। यहाँ के लिए तो ये ठीक प्रश्न आपके लिए है। ये विश्व स्वास्थ्य जो रिपोर्ट है, इसका प्रकाशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ही करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे नीति आयोग तो नहीं है करेगा, विश्व बैंक को इसमें कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ही करेगा। टॉपिक आज जब ये पढ़ रहे हैं तो आप तो जान जाएंगे, वहां भी ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिए। भारत WHO का सदस्य कब बना था? WHO के बहुत सारे मेंबर्स हैं, भारत कब इसका सदस्य बना था ये आपसे पूछा जा रहा है। WHO का सदस्य भारत कब बना था, बताइए। बढ़िया प्रश्न है। सन भी आपको अगर याद होगा तब भी चलेगा, क्योंकि इतना क्लोज पूछा नहीं जाता है। तो 12 जनवरी 1948 है ना, 12 जनवरी 1948 को बना था। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज बना दिया कि आप रट ही ले, बिल्कुल याद हो जाए। तो WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय भी नई दिल्ली में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत केवल सदस्य नहीं है, दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय भी, क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ है WHO का। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बढ़िया प्रश्न है। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था डब्ल्यूएचओ ने। 7 अप्रैल की तिथि इसीलिए चुनी गई है ना। और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसी दिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय, तो ये नई दिल्ली। देखिए प्रश्न भी बनकर आपके सामने आ गया, ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। 194 सदस्य हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। किससे सदस्य? 194 सदस्य। भारत की श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर जो है, अमृत कौर, ये संगठन की अध्यक्ष भी रह चुकी है। और इसका कार्यालय यही है। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक कांगो में है, वाजाबिले में, एक वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में, और अलेक्जेंड्रिया मिस्र में, कोपेनहेगन डेनमार्क, और नई दिल्ली भारत, मनीला फिलीपींस। मनीला में एक और है, बताइए, अंतरराष्ट्रीय क्या ध्यान अनुसंधान, ध्यान रखिएगा, चावल वाला जो संस्थान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है जेनेवा में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहां पर स्थित है? जेनेवा में। और जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। बाकी इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में हमने बात की है कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अच्छी अच्छी जगह इन लोगों के मुख्यालय होते हैं। ये लोग जाते हैं वहां मीटिंग करने, तो मौज मस्ती करके आते हैं, बढ़िया से घूम टहल के, ठंडी ताजी हवा लेके। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने सदस्य देश हैं? तो 194 सदस्य देश है। 194 सदस्य देश है इसमें। और इसमें 32 सदस्य असेंबली द्वारा चुने गए 32 सदस्यों का प्रबंध बोर्ड होता है, ये मैंने आपको बताया ही है। 3 अंग होते हैं। तो एक तो ये सदस्य जो होते हैं, ये प्रतिनिधि की असेंबली होती है, प्रतिनिधियों की। 194 इसमें है, 2020 तक ये अपडेटेड है। मेरे ख्याल से इसके बाद में तो कोई शामिल नहीं हुआ है। और फिर एक असेंबली द्वारा चुने गए ये प्रबंध बोर्ड में 32 व्यक्ति होते हैं, और एक सचिवालय होता है। एक प्रश्न क्या, पहला प्रश्न यहीं पे डिस्कस किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख नेतृत्व कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर पर जो चीजें हैं उनको निर्धारित करना, ग्लोबल स्टैंडर्ड निर्धारित करना, विश्व स्तर निर्धारित करना, स्टैंडर्ड्स का निर्धारण, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया में मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए सरकारों से सहयोग करना, सही है। दवाओं का विकास करना, डेवलपिंग ड्रग्स, ये इनका काम नहीं है। दवा क्यों डेवलप करेगा, उसके लिए और बहुत सारे, है ना। उचित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, सूचना और मानकों को विकसित करने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने का काम ये करेगा, लेकिन दवाएं नहीं बनाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948। आपको आज का सेशन बड़ा सरल लग रहा होगा, सरल है, वाकई सरल है, लेकिन मुझे दिमाग में आया कि इसको हमको कराना चाहिए, है ना। इकोनॉमी से भी रिलेटेड ये कहीं ना कहीं टॉपिक, अदर्स, इकोनॉमी और अदर्स का एक टर्म होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक। ऐसे प्रश्न भी हम टेस्ट सीरीज में भी डालते हैं। आपको यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, छोटे छोटे। यूपीएससी में 25-30 प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाते हैं, वन लाइनर वाले, बढ़िया प्रश्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, चर्चा में अक्सर रहता है। तो 9 वर्ष के लिए ये नियुक्ति की जाती है। जो नियुक्ति की जाती है, जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो अपॉइंट किया जाता है 9 ईयर के लिए, 9 साल के लिए। आईसीजे की स्थापना 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा, और ये संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है। द हेग में इसका मुख्यालय है। आगे प्रश्न भी अभी आएंगे। 15 न्यायाधीश होते हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए इनको चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। यह है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, यही तो है, चेंज तो हुए नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि यही है। बाकी अगर कुछ चेंज भी हुए होंगे तो बता दीजिएगा हमको, मुझसे जरा सा ये भी ना कमेंट करके बता दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपकी जो राय होती है वो बड़ी अच्छी लगती है। कभी कभी मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, है ना। कभी कभी फॉलो करने का मतलब ये है कि आप जो कहते हैं एग्जैक्टली फॉलो कर लेता हूँ। कई बार लोग कहते हैं बड़ा टाइम लग रहा है Day-30 में, तो मैं तेज कर देता हूँ, तब लोग कहते हैं बहुत गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये जो है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ जो है, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 193 देश इसमें है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायाधीश नहीं रहा है? एक नाम कोई है जो नहीं, बलबीर भंडारी को आप जानते ही हैं, ये रहे ही हैं। रघुनंदन स्वरूप पाठक भी रहे हैं, मार्कंडे काटजू नहीं रहे हैं, और सर बेनीगल राव भी रहे हैं। सी इसका उत्तर हो जाएगा। कौन नहीं रहा है ये पूछा जा रहा है। 27 अप्रैल 2012 से न्यायालय के सदस्य हैं। रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 91 तक रहे हैं। नागेंद्र
सिंह जो है 73 से 88 तक रहे हैं, बहुत लंबा समय रहा है। और सर वेनेगल राव ये 52 से 53, 1952 से 53 के बीच में। तो अभी इनका दलवीर भंडारी जी का जो कार्यकाल है वो अभी सबसे लंबा नहीं है, नागेंद्र सिंह का सबसे कार्यकाल लंबा रह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, इनमें कितने न्यायाधीश एशिया क्षेत्र से लिए जाते हैं? प्रश्न बढ़िया है। एशिया क्षेत्र से कितने न्यायाधीश? अलग अलग बटा हुआ है, कहीं से 3, कहीं से 2 ऐसे लिए जाते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं इसका कैटेगराइज करके। तो 3 इसमें एशिया क्षेत्र से लिए जाते हैं, 3। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 3 जो है वो एशिया क्षेत्र से, 3 ही अफ्रीका क्षेत्र से, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2 सदस्य लिए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एशिया ज्यादा उम्मीद है आपसे पूछे जाने का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने देश शामिल हैं? तो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मैंने अभी आपको बताया था 193 देश है, 193 देश है इसमें, है ना। 45 में इसकी स्थापना की गई और अप्रैल 46 से इसने काम करना शुरू किया था। और पीस पैलेस है, वहीं पे इसका मुख्यालय है, पीस पैलेस में ये स्थित है, हेग में, नीदरलैंड में पड़ता है वहीं पे, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थान सब न्यूयॉर्क में स्थित, और ये एक है जो न्यूयॉर्क में नहीं है, नीदरलैंड में है, हेग में है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। अपवाद हो गया ना, अपवाद पे प्रश्न बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये पहले ही हमने बताया था आपको कि इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा इनको चुना जाता है, 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। और ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। और निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर निर्वाचित होना है किसी भी देश को, किसी भी किसी भी देश के उम्मीदवार को, तो दोनों निकायों में, है ना, दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं, एक साथ नहीं करते, समय एक रहेगा लेकिन अलग अलग मतदान होगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि वहां पे आपको मेंबर बने रहना है, कुल संख्या के 1/3 सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं। और ये न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर से बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तभी तो लंबा लंबा कार्यकाल हो जाता है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है, किस पैलेस में? तो मैंने अभी आपको बताया था पीस पैलेस में स्थित है। कहां पर? पीस पैलेस में। बड़ा सरल सेशन है, शायद अभी तक का डेली 30 का सबसे सरल सेशन, लेकिन बढ़िया है ना। पीस पैलेस पड़ता है हेग में, नीदरलैंड में, वहीं पे स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों में एकमात्र संस्थान जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, वो कौन सा संस्थान है? अब आप आसानी से जान जाएंगे, प्रश्न तो ये है ही है, आसानी से जान जाएंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसी का केवल नहीं है, बाकी सबका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय छोड़ के बाकी सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना इसकी कब हुई थी ये आपको बताना है। तो स्थापना इसकी 1900 कब हुई थी? 46 की 45 में ही हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना 1945 में की गई। काम अगर पूछा जाए कब शुरू किया इसने, तो 46 में शुरू किया। बड़ा सरल सेशन। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में चर्चित रही पुस्तक माई ऑन मचगांव, माई ओन मचगांव, तो माई ओन जो मचगांव है ये किसकी पुस्तक है, ये आपको बताना है। बढ़िया प्रश्न है। और ये पुस्तक है कैप्टन रमेश बाबू की, कैप्टन रमेश बाबू की ये पुस्तक है। कैप्टन रमेश बाबू के बारे में जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो चलिए इसके बारे में बता ही देते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो किताब इन्होंने लिखी है, ये मचगांव द्वीप के इतिहास और कहानी को इसमें बताया गया है ना। बॉम्बे के रूप में एक इकाई के में विलय हो गया था ये मचगांव जो द्वीप था, उसके बारे में इसमें बताया गया। और हरि कुमार वाइस एडमिरल हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया है, ठीक है। इसके पहले इन्होंने आफ्टर यू सर ए कलेक्शन ऑफ स्कूल स्टोरीज, है ना, और कॉलिकट हेरिटेज ट्रेल्स, ये इनकी 2 पुस्तकें हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? कौन सा भारतीय राज्य है भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण करने वाला? तो इसमें देखिए कहां सबसे ज्यादा भूकंप, तो उत्तराखंड प्रभावित होता है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के
चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरीके का एक एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया है, और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आईआईटी रुड़की के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से, और यहाँ पे देखिए 2 बार ये और लिख गया है, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री जिनका हाल में निधन हो गया। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस रूप में भी कि ये किस भाषा से संबंधित थी या इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इनका अभी हाल में निधन हुआ है, चर्चा में आई है, तो इनसे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं। पद्मा सचदेव, पद्मा जो सचदेव है डोगरी भाषा की लेखिका थी, आधुनिक महिला लेखिका, कवित्री आप कहिए, कवित्री, लेखिका और कवित्री में अंतर होता है, गद्य और पद्य का। तो पद्मश्री भी इनको दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इनको कबीर सम्मान, ये मध्य प्रदेश सरकार का होता है, वो भी दिया गया था। डोगरी और हिंदी में कई किताबें इन्होंने लिखी, मेरी कविता मेरे गीत, ये इनका एक संग्रह है। 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण अभी किया है? तो भारतीय नौसेना ने अभी आईएनएस विक्रांत का परीक्षण किया है, और आईएनएस विक्रांत भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही निर्मित किया गया है ना। और ये विमान वाहक पोत भारत के लिए सबसे शक्तिशाली समुद्री संपत्तियों में से एक माना जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। ये इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि ये 30 विमानों का एक वायु घटक है, जिसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, मिग 29 के लड़ाकू जेट, कॉमोव 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, ये सब भी इसमें शामिल है। अगला जो प्रश्न है, लावलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। लावलीना बोरगोहेन मैरी कॉम और विजेंदर सिंह के बाद ओलंपिक कांस्य जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, ये है क्या? तो ये मुक्केबाज है, लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाज है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, मुक्केबाज है। और इसके पहले मैरी कॉम इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाई, और जो विजेंदर सिंह है उनके बाद ये तीसरी मुक्केबाज है जिन्होंने जीता है। असम की रहने वाली हैं, गोलाघाट जिले की, छोटे परिवार की हैं, व्यवसायी है छोटे से उनके पिताजी। लेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी किस देश में स्थित है ना। तो ये किस देश में स्थित है, ये चर्चा में आई है, किस देश में स्थित है? ये स्थित है नीदरलैंड में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और चर्चा में इसलिए आई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी अकादमिक कार्यक्रमों, एकेडमिक जो प्रोग्राम्स हैं और अनुसंधान गतिविधियों को चलाने के लिए इसके साथ समझौता किया है ना, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो इसमें पढ़ाई लिखाई की सुविधाओं को बढ़ाने की बात की जाएगी, पीएचडी कार्यक्रम, दोहरी डिग्री, डबल डिग्री जो होती है, सब की सुविधा दी जाएगी, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा इससे मिलेगा। आप कोई एग्जाम जब पास करना चाह रहे हैं तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए, जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, उसके डायमेंशंस ओपन करिए। ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप देखिए तो उसके डायमेंशंस ओपन करिए, कितने कितने डायमेंशन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आप काम जिस दिन कर ले गए उस दिन आपके पास, आपके दिमाग में क्वेश्चंस का भंडार होगा, और उन्हीं भंडार में से, उन्हीं जो स्टोरेज आपकी होगी, उन्हीं में से प्रश्न आते रहेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? किसको हराया? बढ़िया प्रश्न है, कौन सा देश हारा है? तो ये जो देश हारा है वो है जर्मनी, जर्मनी को हरा के, है ना, इसने जीता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद, इसके पहले 1980 में स्वर्ण पदक जीता था, जर्मनी से मुकाबला अब की बार हुआ, और भारत 1-3 से पहले पीछे था, बाद में 5-4 से मैच जीत लिया उसने, तो जीता इसने, ठीक है, कांस्य पदक जीता। अगला जो प्रश्न है, निकोल पासिन्यन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? निकोल पासिन्यन जो है ये आर्मेनिया के अभी प्रधानमंत्री बनाए गए, पीएम ऑफ आर्मेनिया,
है ना, सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के हैं और फिर से इनको नियुक्त किया गया है। 2018 में पहले प्रधानमंत्री ये बने थे। आर्मेनिया एशिया का एकमात्र देश है, एक ऐसा देश है जहां एशिया और यूरोप के बीच पहाड़ी जो कॉकेसस है वहीं पे ये स्थित है। आर्मेनिया पे प्रश्न इसलिए बार बार पूछे जाते हैं। एरेवन आर्मेनिया की राजधानी है, मतलब एशिया का एक देश है, एकमात्र, मैंने गलत लगा दिया था, एक देश है यहाँ का, एकमात्र देश गलत में बोल गया था। एशिया और यूरोप के बीच पहाड़ी काकेसस जो है उसी क्षेत्र में स्थित है, वहीं एरेवन इसकी राजधानी है। और आर्मेनियाई ड्रॉम, ड्रॉम भी बोलते हैं इसको, इसकी ये मुद्रा है, वहां की करेंसी है। अंतिम प्रश्न, किस राज्य में उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया? कौन सा राज्य? आर्किड संरक्षण क्षेत्र तो उत्तर भारत का है, नॉर्थ ईस्ट मत समझ लीजिएगा। कभी कभी उत्तर भारत लिखा रहता है, लोग उत्तर पूर्व तुरंत समझ के असम मार देते हैं। खैर असम मैंने यही इसीलिए दिया नहीं, कंफ्यूजन ना हो, आपको याद हो जाए। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन अभी किया गया है चमोली जिले में। अगर आपको उत्तराखंड का एग्जाम देना है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चमोली जिले में। और आर्किड जो है ये फूल वाला पौधा होता है, आर्किडेसी इसका वैज्ञानिक नाम है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा जो साइट्स है के तहत संरक्षित किया गया है इसको, आर्किड को। 1 जुलाई 1975 को साइट लागू किया गया था। साइट्स का इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न बनते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। अगर आपका मन है कि इसका पीडीएफ भी आप पाएं, आपका मन है कि आप इसको डेली टेस्ट के तौर पे भी दें, आपका मन है कि इसका वीकली टेस्ट इस पे आधारित दें, तो आप ज्वाइन करें हमारे इस कार्यक्रम को आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के माध्यम से। हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे सफलता प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम रिवीजन बैच चला रहे हैं, पूरा सही से पढ़ा भी रहे हैं उसमें, और सब्जेक्ट्स उसमें लगभग ये समझ लीजिए कि 40% हम कवर कर चुके हैं। आप लेंगे तो उसको पूरा आपको मिल भी जाएगा। फिर से हम लॉन्च भी करने वाले हैं और नए बैचेस। तो इन सारे प्रोग्राम्स का आप अगर लाभ उठाना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करें 6307281212 पर। थैंक यू सो मच।